बाप रे बाप। नवनीता देव सिंह। शुभ बुधवार को शाम के समय अश्लेषा नहीं, मघा नहीं, किसी अमंगल का योग नहीं, अचानक सोमेश बाबू गायब हो गए। अंतर्धान रहस्यमय था। इंद्राणी ढूंढते ढूंढते जैसे पागल हो गई। पता चला कि उन्होंने ऑफिस से 3 महीने की छुट्टी ली है, मेडिकल लीव। लेकिन उन्हें बीमार पड़ते किसी ने नहीं देखा। छुट्टी लेते वक्त तो बड़े मजे में थे। निकलते समय स्टेनो जेनिफर के बाल भी खींच कर गए थे। ऑफिस से निकलते ही पहले एक मीठा पान खाया था। फिर किस दिशा में गए ये कोई नहीं बता पा रहा। ऑफिस की गाड़ी नहीं ली। घर पर एक पेचीदा चिट्ठी छोड़ गए हैं। इंद्राणी, आई हैड नो चॉइस। एक्सक्यूज मी, के सरासरा, व्हाट विल बी, द फ्यूचर इज नॉट आवर्स टू सी। और डायरी में बड़े बड़े अक्षरों में लिख गए हैं, उत्कंठित जो कोई मेरी प्रतीक्षा में रहे वही मुझे धन्य करे। और ऑफिस के ड्रॉर में जवाहरलाल नेहरू की तर्ज पर पैड के पन्ने पर स्पष्ट हरफों में लिखा है, द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई लीप। अंतिम शब्द गलत लिखा है। इसको लेकर भी इंद्राणी बड़ी चिंतित है। बैंक को इंस्ट्रक्शन देकर गए हैं। ड्रॉर में जॉइंट अकाउंट का चेकबुक, पासबुक रख कर गए हैं। छुट्टी की तनख्वाह लेने के लिए 3 अथॉरिटी पत्रों पर दस्तखत करके गए हैं। साथ में एक और लिफाफा। ऊपर लिखा है, फॉर कैलकाटा पुलिस। अंदर नोट है, प्लीज डू नॉट लुक फॉर मी, रादर लुक आफ्टर माई फैमिली, आई विल बी बैक इन टाइम। पुलिस में इंद्राणी के बड़े भाई काम करते हैं। उन्होंने गंभीर भाव से चिट्ठी अपनी जेब में रखी। फिर ऑफिस के डायरेक्टर घोषदा, चौबे तथा रोनू बैनर्जी के साथ इंद्राणी के भैया की एक परामर्श सभा हुई। महीना बीतने को आया। पुलिस कोई उपाय नहीं निकाल पा रहा था। अपना इतना बड़ा संबंधी होते हुए भी इंद्राणी भैया को खरी खोटी सुना रही है। भैया बस यही कहते रहते, कोशिश तो कर ही रहा हूं, ढूंढ ही तो रहा हूं ना, आगे तेरी किस्मत और मेरी करामात। वैसे दोनों में से एक भी कुछ खास काम नहीं आ रहा। 2 महीने बीत चुके हैं। इंद्राणी अब केवल सोचती हैं और अफसोस करती हैं, ओहो, तब मान जाती तो ही अच्छा था। कम से कम ये घर पर तो रहते। इतना हाथ पांव जोड़कर कहने के बावजूद इंद्राणी किसी हाल में राजी नहीं हो पाई थी। उफ, कैसी बेवकूफी हो गई। सोमेश जो भी कहते उस पर इंद्राणी बस चीख चीख कर रोती और कहती, अरे बाप रे, ये कैसे हो सकता है? माँ पिताजी क्या सोचेंगे? बंटू मिंटू शोंटू का क्या होगा? मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, खबरदार नहीं। ये क्या सत्यानाशी बात करते हो? मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी, छी। सोमेश एक के बाद एक किताब लाकर रात भर पढ़ते और एक किताब खत्म होते ही इंद्राणी को पढ़ाने की कोशिश करते। इन 25 सालों में दुनिया में कितनी ही बार ऐसा हुआ है। क्या भारत में ही नहीं हुआ? यही बंबई में फरार रुस्तम है। सोमेश एक एक किताब लाकर इंद्राणी को देते और इंद्राणी उसे फौरन उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देती। किताबें पड़ोस के घर के ताजा खोदे हुए गड्ढे में जा गिरती। सोमेश पुकारते, बंटू मिंटू शोंटू, आया बाबा, जरा एक बार पड़ोस के बगीचे में जाना। अभी लाया बाबा। सोमेश किताब पर से कीचड़ साफ करके फिर उसे ताक पर रखते। इंद्राणी किसी हाल में नहीं पड़ती। नहीं नहीं नहीं, ये सब सत्यानाश मैं किसी हाल में नहीं होने दूंगी, मर जाऊं तो भी नहीं। नहीं नहीं नहीं। सोमेश बाबू ने कितना समझाया। भला तुम्हारे माता पिता को फिक्र क्यों होगी? उनकी बेटी तो सड़क पर नहीं आ रही ना। हम जैसे हैं वैसे ही ना रहेंगे, और पड़ोसी जो चाहे कह ले, परवाह नहीं। बदलाव कोई 2 दिन में नहीं आता। उनके बच्चों के जीवन में तो कोई मौलिक परिवर्तन नहीं आ रहा। उनकी देखरेख पढ़ाई लिखाई जैसी चल रही है वैसी ही चलेगी। अगर दुनिया में नुकसान किसी का होगा इंदु, तो वो केवल तुम्हारा। तो मेरे लिए तुम इतना सैक्रिफाइस नहीं कर सकोगी। सती सावित्री के देश से हो तुम। यहां स्त्रियों ने पति के लिए क्या नहीं किया है। जिसे जो करना है करे। ऐसी नाजायज फरमाइश तो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। नहीं, इसके लिए मैं अपनी सहमति नहीं दे सकती।
नहीं नहीं, इंद्राणी ने जिद पकड़ ली थी। प्लीज इंदु, क्या तुम देख नहीं सकती कैसी बेढप शक्ल बन गई है तुम्हारे पति की? बनियान पहनकर लोगों के सामने निकल नहीं पाता। स्विमिंग क्लब जाना तो कब का बंद हो चुका है। एक बार हां कह दो मेरी जान, क्या तुम नहीं समझती कि मैं कितना तड़प रहा हूं? हां, अब तो काफी कुछ समझ रही है इंद्राणी। पहले नहीं समझती थी, अब इतने दिनों बाद कहीं दो और दो मिलते दिख रहे हैं। हमेशा से ही सोमेश की सूरत में एक जनाना मिठास है, लालिमा पाल पू किस्म का एक लावण्य, जिसे लालित्य कहते हैं। फिर हाल में उनके स्वभाव में भी एक अजीब सा भाव नजर आने लगा था। दिन दिन क्या बुआ जी टाइप बनते जा रहे हो, इंद्राणी ने पति पर तंज कसा था। एक तो डंठल की सब्जी खाने का खूब लालच हुआ था। डंठल चबा चबा कर प्लेट के पास पहाड़ खड़ा कर देते थे, जैसा कि शरद चंद्र की नारियां किया करती हैं, जिसके कारण कभी कभार ऑफिस जाने में भी देर हो जाती थी। और उससे भी ज्यादा डरावनी बात थी कि घर पर कोई औरत आ जाए तो बस तुरंत सोमेश बाबू आकर धर दबोचेंगे। वाह वाह, ये कौन सी साड़ी है? हाँ मिसेस गुलाटी, देखूं तो जरा, ऑर्गेन्जा प्रिंट, बहुत बढ़िया है। या फिर अरे, ये बालाएं कब बनवाई मिसेस रॉय? पहले तो नहीं देखी। वैसे काम तो बहुत ही बढ़िया है, कितना सोना लगा? पति के इस जनानापन से इंद्राणी जल उठती थी। गले की आवाज तो चेहरे की ही तरह मधुर है, आजकल जैसे और भी मीठी हो रही है। एक आध बार तो फोन पर इंद्राणी उनमें और उनकी रिसेप्शनिस्ट जेनिफर में फर्क ही ना कर सकी। इसके अलावा आजकल बात बात पर सोमेश बाबू की आंखों में आंसू आ जाते थे। इस बात पर तो घर में हर किसी का ध्यान गया ही था। इंद्राणी को बेहद अफसोस होने लगा। इंद्राणी किसी भी तरह खून की जांच कराने के पागलपन के लिए राजी नहीं हुई थी। सोमेश अपने खून का क्रोमोसोम टेस्ट कराने को बावले हो उठे थे। अक्सर अखबार पढ़ते वक्त मार्जिन में लिख डालते X+Y, Y+Y, X+X। इंद्राणी कहती, तुम्हें नए सिरे से क्या इतना सारा प्रमाण चाहिए? बंटी मिंटू शोंटू तो सबकी आंखों के सामने है। लेकिन सोमेश को इससे चैन नहीं मिलता। वो तो अतीत है, मैं भविष्य के बारे में जानना चाहता हूं। तो ज्योतिषी के पास चलो। ज्योतिषी नहीं, डॉक्टर। इंदु डॉक्टर, मुझे जानना ही होगा। तुम समझती नहीं, ये कोई जानबूझकर करने वाली घटना नहीं है। जो घट रही है, जो घटने जा रही है, बी साइंटिफिक। सोच सोचकर इंद्राणी का दिल डूबा जा रहा था। सचमुच इसमें उसका कोई हाथ नहीं था, भगवान की मार है। इंद्राणी तब क्यों राजी नहीं हुई? न जाने क्यों मैंने न मानने की जिद पकड़ ली थी। तब इतना बड़ा सर्वनाश तो नहीं होता। इस तरह दो नावों में पांव रखकर चलने का दर्द न सह पाने से या तो हिमालय को चल पड़े हैं या फिर आत्मघाती हो गए हैं सोमेश बाबू। हिमालय होने की संभावना कुछ कम नहीं, क्योंकि उनके बूट, ओवरकोट और दस्ताने भी नहीं मिल रहे। अत्यधिक सोचने और रोने से कहीं समय से पहले ही इंद्राणी को चश्मे न लग जाएं। 3 महीने होने को आए, सोमेश का कुछ पता नहीं। धीरे धीरे वो पड़ोस के गाजर खेत की मिट्टी में लिपटी किताबें ताक से उतारकर पल्लू से साफ करके पढ़ने लगी। क्रिस्टीन यॉर्गनसन की आत्मकथा, जैन मॉरिस की आत्मकथा, फराह रुस्तम की जबानी। पढ़ते पढ़ते उन्होंने लगभग तय कर लिया था, भैया के साथ विमर्श करके अखबार में विज्ञापन देंगी, सोमेश कम बैक, ब्लड टेस्टिंग परमिटेड। ऐसे में एक टेलीग्राम आया, सोमेश चौधरी expired 3 months ago in Dr. Changing's nursing home, सोमा। इंद्राणी धप से सोफे पर जा गिरी। फिर शुरू हुआ हाहाकार। वो भी क्या पछाड़ खा खाकर रोना था। हरिदासी और गंगा ठाकुर हार मान गए। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया, तब कहीं चैन पड़ा। बेहोश होने से पहले इंद्राणी केवल इतना कह सकी, ये सोमा कौन है? होश आते ही इंद्राणी ने आंखें खोलकर देखा कि बगल वाले खाट पर उनकी फैशनेबल छोटी ननद लेटी लेटी फेमिना पढ़ रही है। सोहिनी एयर होस्टेस है, ज्यादातर बॉम्बे में रहती है। कभी कभी अचानक कलकत्ता भी चली आती है, यहां वहां घूमते फिरते। इंद्राणी खुश होकर बोली, तू यहां कब आई? प्लग की हुई भौहों को धनुष की तरह तिरछा कर
नीले रंग में रंगी पलकों पर कपकपाते घने काले पल्लवों में तिरस्कार की छाया लाते हुए उनकी सुंदर ननद बोली, छी इंदु, तू नहीं कहते, जा। अरे तुम! इंद्राणी दंग रह गई। हल्की अभिमानी मुस्कान के साथ सोमेश ने होंठ फुलाकर कहा, आहा, मैं नहीं तो और कौन। उस मुस्कान से उसके होठों की शॉकिंग पिंक लिपस्टिक थिरक कर कांप उठी। कांप उठा इंद्राणी का दिल भी। ये कौन है? पतली भौहों के बीच में नीली बिंदी, शैम्पू किए हुए बॉयकट बाल माथे पर फैले हुए, दोनों हाथों के नाखूनों पर मैचिंग शॉकिंग पिंक नेल पॉलिश। उन्हीं उंगलियों से खूब डेलिकेटली फेमिना पकड़े हुए हैं सोमेश बाबू। पास की बेड साइड टेबल पर लंबी गिलास में कोहरेदार ऑरेंज स्क्वॉश। माथे के उड़ते बाल हल्के से सरकाते हुए सोमेश बोले, कैसा लग रहा है? मेरा नाम अब सोमा है। अच्छा, ऐसा कहो, तुम ही हो सोमा? और मैं सोच रही थी। इंद्राणी का डर दूर हो गया। अच्छा ही है, इतना भी कुछ नहीं। जो सड़क पर ताली बजाते, ढोल बजाते, नाचते गाते फिरते हैं, उनकी तरह तो जरा भी नहीं दिख रहे सोमेश। बिल्कुल सोहिनी की तरह लग रहे हैं, जो छोटी ननद इंद्राणी को बड़ी ही पसंद है। हमेशा के जनाने सोमेश अब निहायत ही खूबसूरत हो गए हैं। नायलॉन की नीली ट्रांसपेरेंट नाइटी के नीचे सोमेश के वाइटल स्टैटिस्टिक्स देखकर 3 बच्चों की मां इंद्राणी बाकायदा शर्मा गई। वैसे सुंदरी के तौर पर इंद्राणी की भी ख्याति सुप्रतिष्ठित थी, लेकिन वो भी इतनी खूबसूरत तो नहीं है। हाय, कितनी पतली कमर है, जैसे कि बिल्कुल मक्खी। हाय, क्या फिगर है। सोमेश आराम से किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जा सकते हैं। उम्र 20 साल घट चुकी है। इंद्राणी को बाकायदा ईर्ष्या हुई। क्रुद्ध स्वर में बोली, थे कहां अब तक? क्यों? टेलीग्राम में ही तो बताया था, डॉक्टर चेंजिंग करके नर्सिंग होम में। वहां सिर्फ ऑपरेशन ही नहीं होता, आफ्टर केयर क्लासेस भी होते हैं। बड़े बड़े ब्यूटिशियंस ने आकर मुझे चलना फिरना, हंसना बोलना, सजना धजना सिखाया है। मैं कैसी लग रही हूं? अच्छी ना? बस 3 महीनों में। इंद्राणी ने इस बात का जवाब दिए बगैर पूछा, और उसके बाद? उसके बाद मतलब? अब क्या करने का सोचा है? बहन की तरह हवाई जहाज में गृहस्थी, या फिर साबुन तेल के इश्तहार? अरे नहीं नहीं, अब इस उम्र में वो सब कहां। मेरी लीव भी तो खत्म हो आई। सोमवार को ही ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब 3 महीने की छुट्टी ली थी, छुट्टी खत्म हो गई तो ऑफिस जाना होगा। पुनर्मोशिको भव। मतलब उसी नौकरी में? हाँ, उसी नौकरी में। नौकरी बदलने की कोई वजह थोड़ी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नारी पुरुष को इन सब मामलों में इक्वल राइट्स मिले हैं। इंद्राणी को अचरज हुआ। बात तो सही है। अगर एक औरत देश की प्रधानमंत्री बन सकती है, तो फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी के किसी सीनियर एग्जीक्यूटिव के औरत बन जाने से किसी को क्या पड़ी है। बल्कि जो निखार सोमेश की शक्लो सूरत में आया है, उससे तो उसे एक लिफ्ट ही मिलना चाहिए। पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर के काम में एफिशिएंसी घटने से ज्यादा बढ़ने के ही आसार हैं। मन ही मन कुछ राहत पाकर इंद्राणी ने लाड़ के स्वर में कहा, ए जी, तो अब से मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूंगी? क्यों? अभी अभी जो कहा वही कहना। वैसे सोमा भी कह सकती हो। गालों पर हिलकोरे फैलाते हंस पड़े सोमेश बाबू। अति परिचित, अति प्रिय वही पुरानी मुस्कुराहट, शॉकिंग पिंक लिपस्टिक की रेशमी चादर ओढ़े कैसी अनजान सी लगी। मेरे और तुम्हारे रिश्ते में कुछ भी नहीं बदलेगा इंदु, तुम घबराओ मत। सोमा चौधरी मुस्काई। दरअसल प्रॉब्लम दूसरी है। प्रॉब्लम होगी लीगली सेक्सुअल आइडेंटिटी चेंज करने के चक्कर में। काम पर, पासपोर्ट में, हर जगह नाम बदलना, फिर हर पुराने सर्टिफिकेट पर कोर्ट एफिडेविट करना, नए सिग्नेचर करना। 40 बरस पुरानी आइडेंटिटी बदल लेना कोई आसान बात थोड़ी है। हाय, मैं मर गई। तो मैं क्या अब मिसेस सोमा चौधरी हूं? 2 लड़कियों का एक दूसरे से शादी करना क्या इस देश में कानूनी तौर पर मान लिया जाता है? इंद्राणी के इस प्रश्न पर सोमेश के चेहरे से हंसी गायब हो गई।
शायद तुम इस ग्राउंड्स पर मुझे डिवोर्स दे सकती हो, पर ये कंपलसरी है या नहीं ये मैंने पता नहीं लगाया। इंदु, तो मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? सोमेश के मीठे पतले स्वर में आंतरिक उद्वेग छलछलाते देख इंद्राणी की जान में जान आई। चलो, कम से कम मन का जुड़ाव तो बना हुआ है। बंटी मिंटू शोंटू कहां है? सोमेश ने पूछा। शनिवार और इतवार की छुट्टी पर नानी के घर गए हैं। यह कहना भी बहुत गलत नहीं होगा कि वे इंद्राणी के बुजुर्ग माता पिता को सांत्वना देने गए हैं। ट्रंक कॉल करने की जरूरत नहीं, वे सोमवार को लौट आएंगे। बोलपुर गए हैं। इंद्राणी के मन में हल्की सी पवन चली। चलो ठीक है। तुम्हारे मम्मी पापा ठीक तो है ना? पापा के मोतियाबिंद के ऑपरेशन का क्या हुआ? आह, फिर एक बार इंद्राणी को चैन मिला। पारिवारिक कर्तव्य बोध वगैरह भी ठीक ही है। अब कराएंगे। तुम्हारी फिक्र करते करते दोनों ही मोतियाबिंद पक गए हैं। भला ऐसे भी कोई भागता है? मतलब तब तो फायदा ही हुआ। कोहनी से इंद्राणी को एक जनाना सा धक्का देते हुए मुस्काए सोमेश। सोमवार को नए नाम के साथ मिस सोमा चौधरी ने ऑफिस ज्वाइन किया। मिस या मिसेस कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, यही आजकल का एक बड़ा फायदा है। सोमेश के लिए आइडियल व्यवस्था है, न मिस न मिसेस और मिस्टर तो कतई नहीं। सोमवार को ऑफिस में शोर मच गया। बस अकेली ऑफिस की एंग्लो इंडियन रिसेप्शनिस्ट, जिनके साथ उनकी मीठी सी दोस्ती थी, उसने होंठ फुलाकर मुंह फेर लिया। बाकी सभी फ्लैट थे। गुलाबी शिफॉन का पल्लू लहराते हुए मिस सोमा चौधरी अपने मार्क 4 एम्बेसडर से उतरी। शरीर की मृदु फ्रांसीसी सुगंध से, नैनों के चटुल कटाक्ष से, भौहों बालों नेत्र पल्लवों से भुवन मोहिनी बनकर। पहले तो गेट पर बहादुर ने रोक दिया था, फिर गाड़ी का नंबर देखकर जाने दिया। आदत से मजबूर उसने एक हल्का सा सलाम भी ठोक दिया था। सोमेश की आदत थी सलाम के जवाब में दाहिने हाथ से हल्के से माथे को छूने की। अभ्यास अनुसार ऐसा करते ही बहादुर का मुंह खुला का खुला रह गया। हाय राम, चौधरी साहब! उसकी नजर धुंधली पड़ चुकी थी। तब तक सोमेश लिफ्ट में थे। बूढ़े लिफ्टमैन इब्राहिम ने विस्मयपूर्ण प्रश्न किया, कौन सा फ्लोर? सोमेश बोले, ठीक हो ना इब्राहिम? जोर से सांस खींचकर इब्राहिम अपनी स्टूल पर बैठ गया। उसका हाथ लिफ्ट के बटन की ओर बढ़ने के बजाय उसके माथे पर जा पड़ा। इंशाल्लाह चौधरी साहब, तौबा तौबा। अब से चौधरी साहब नहीं, मैडम चौधरी कहना, समझे ना इब्राहिम? सोमेश ने मीठी सी मुस्कान के साथ कहा। चलो लिफ्ट चलाओ। लिफ्ट से निकलकर बिना किसी बाधा के वे अपने दफ्तर में जा पहुंचे। स्टूल पर निधिराम नहीं था। कुछ देर बाद मिस चौधरी ने बेल बजाया। निधिराम पर्दा हटाकर कमरे में दाखिल होने पर साहब की कुर्सी पर एक अपरिचित सुंदरी को देखकर इस कदर दंग रह गया कि उसे आपत्ति जताने तक की सुध न रही। 3 महीनों में ढेर सारे फाइल इकट्ठे हो गए हैं। फाइल पर नजरें टिकाकर सोमेश ने अपने अभ्यास अनुसार कहा, पानी। जगन्नाथ, निधिराम बोल पड़ा ओडिया में। यह कैसे हुआ? साहब का सर्वनाश हो गया रे, हाय हाय! निधिराम ने हाहाकार मचा दिया। पल भर में कमरा दर्शकों से भर गया। उछलते हुए चौहान ने कहा, गुड ग्रेशियस, व्हाट लक! चौधरी साहब ने तो दिल धड़का दिया। बिल्कुल जीनत अमान, सायरा बानू। सोमेश चौधरी इज गॉन, लॉन्ग लिव सोमा चौधरी। घोषदा ने कहा, बड़ा ही अफसोस हो रहा है कि मैंने तेरी भाभी से शादी कर ली। चालू छोकरे रोनू बैनर्जी ने कहा, एब्सोल्युटली रैविशिंग एसके, मे आई हैव अ डेट विथ यू दिस सैटरडे नाइट? लेट्स गो डांसिंग, शैल वी? गुलाबी स्लीवलेस में भूचाल लाते हुए सोमेश ने कहा, थैंक यू रोनू, आई विल थिंक अबाउट इट। बस उनसे उम्रदार पीए राधाकृष्णन बड़े गंभीर स्वभाव के थे। वे ठहरे दक्षिण के, किसी बात पर आसानी से हैरान नहीं होते। उन्होंने पहले गोरों के साथ नौकरी की है और अब काले साहब के साथ करते हैं। अब पुरुष साहब के बदले स्त्री साहब ही सही, उससे राधाकृष्णन को क्या। गंभीर भाव से कागज पेंसिल लिए आ बैठे, चेहरे पर विस्मय के कोई लक्षण नहीं। यस सर,
सॉरी, यस मैडम, शैल वी बिगिन? उधर पूरे ऑफिस में तूफान खड़ा हो गया था। सभी उत्तेजित, अस्थिर थे। सबकी जुबां पर सोमेश चौधरी के ही चर्चे थे। हवा में उड़ती हुई सी घर पहुंची सोमा चौधरी। इंद्राणी भी आज कुंठित थी। प्रतियोगिता के उचित स्पिरिट में ब्यूटी पार्लर जाकर नख से शिख तक सब नया करवा आई हैं। प्रॉब्लम बस इतनी है कि कमर का कुछ ना हो सका। वहां सोमेश ने एक तरफा बाजी मार ली है। दरवाजा खोलकर एक सुंदरी ने दूसरी सुंदरी को रिसीव किया। सोहिनी जब आती है तो चौखट पर ही भाभी कहकर इंद्राणी से जिस तरह लिपट जाती है, ठीक उसी लहजे में दरवाजे पर सोमेश ने इंद्राणी से लिपटकर गालों को गालों से सहलाते हुए हेलो डार्लिंग कहकर घर में कदम रखा। छी छी, ये क्या हो रहा है? जाने अनजाने ही बोल पड़ी इंद्राणी। आंख मारकर सोमा चौधरी बोली, इससे कुछ नहीं होता। फिर त्योरियां ऊपर करके होठों को गोल करते हुए कॉम्प्लीमेंट दिया। उफ, क्या लग रही हो तुम इंदु। बाल कहां से बनवाए? फेशियल भी कराया है ना? काम तो बड़ा अच्छा है इनका। इन सब बातों पर ध्यान न देकर चाय के कप में चीनी घोलती हुई इंद्राणी ने कहा, तो फिर ऑफिस में क्या कहा सबने तुम्हें देखकर? मुंह हाथ धोकर, कपड़े बदलकर, हवाना सिगार सुलगाए पांव पर पांव पसारे बैठ सूती की पट्टेदार साड़ी का पल्लू ओढ़कर चाय की कप हाथ में लिए सोमेश गप्पे हाँकने लगे कि ऑफिस में किसने क्या कहा। बहादुर, इब्राहिम, निधिराम, घोषदा, राधा कृष्णन, रोनू बैनर्जी, सबकी बारी आई। केवल जेनिफर का मुंह इतना सा हो जाने वाली बात उन्होंने नहीं कही। रोनू बैनर्जी के ऑफर की बात सुनकर इंद्राणी चौंक पड़ी। क्या बात करते हो? क्या तुम जाने वाले हो नाचने? हाँ? हाय रे मेरी फूटी किस्मत, आखिर ये दिन। अरे छोड़ो, तुम भी ना, कहकर सोमेश ने एक जबरदस्त कटाक्ष किया। थैंक यू कहना कर्टसी है, समझी? ऐसे में हरिदासी ने आकर कहा, बाबू से मिलने घनश्याम बाबू आए हैं। गंगा ठाकुर और हरिदासी यथासंभव बाबू से सीधे सीधे बातचीत करने से बच रहे हैं। उनको जरा परेशानी हो रही है। स्पष्ट है कि मोहल्ले के भृत्य समाज में वे मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। परिवार का कर्ता औरत बन गया। ऐसी सत्यानाशी बात क्या किसी ने पहले कभी सुनी है? अपनी आंखों से देखना तो दूर की बात। दोनों ही बहुत पुराने लोग हैं। इंद्राणी के सास ससुर के जमाने से हैं। इस गृहस्थी में दोनों ही अपरिहार्य हैं। यही गंगा ठाकुर, यही हरिदासी इंद्राणी के विवाह के समय हल्दी का शगुन लेकर उसके मायके गए थे। उफ, हरिदासी फिर वही। कहा ना मैंने 2 दिन में इतनी बार कि बाबू बाबू मत कर। सोमेश बाबू झुंझला उठे। प्लक्ड त्योरियों में उलझन पड़ गई। तो क्या कहूं? मां? तो फिर मां को क्या कहूं? पहले की तरह भाभी? मोतियाबिंद ग्रस्त आंखों से हरिदासी बड़े सरल भाव से ताकने लगी। इंद्राणी के सास ससुर की मृत्यु के बाद सोमेश इंद्राणी का प्रमोशन बाबू मां के पद पर हो गया था। बात तो सही है। मिनट भर के लिए भौहें सिकोड़े सिगार काटे चुपचाप रहे सोमेश। उसके बाद मुंह से सिगार निकालकर कहा, मां को मां और मुझे मेम साहब कहना, बाबू बाबू मत कहना। हरिदासी ने पल भर को उनके चेहरे पर नजर दौड़ाई। यही वो आदमी है जिसे वो सालों से दादा बाबू पुकारने के बाद हाल ही में बाबू पुकारने लगी थी। फिर धस चुके गाल के गड्ढे में हिलकोरे लाती हुई कैसे तो मुस्कुराई। मुस्काकर बोली, ठीक है, वही कहूंगी, मेम साहब से मिलने घनश्याम बाबू आए हैं। ठीक है? घनश्याम सोमेश के स्कूल के मित्र हैं। हर शाम रात के खाने से पहले तक शतरंज खेलने की आदत उन्हें कॉलेज के जमाने से है। एक ही मोहल्ले में निवास होने के कारण यह आदत शादी के बाद भी बनी रही। फ्रांसीसी सुगंध बिखेरे, आंचल लहराए, बाल फुलाए मुस्काते हुए सोमेश के कमरे में घुसते ही घनश्याम चौंक उठे। फिर अगले ही पल मुंह बनाकर चिल्ला उठे, छी, ये क्या किया तूने साले सोमा? इतनी बार तुझे मना किया, कितना समझाया कि यह अमेरिका विलायत नहीं है, ये सब गुल मत खिला, सत्यानाश हो जाएगा। नहीं माना, जो जिद पकड़ ली वही चाहिए। क्यों भाई घना, अच्छी नहीं लग रही? कुछ बूझते हुए सोमेश ने प्रश्न किया, आंखों में अनिश्चयता। बकवास, बिल्कुल बंदर लग रहे हो।
सर झुकाए बोर्ड पर से मोहरे बक्से में भरने लगे घनश्याम। मोहरे क्यों उठा रहा है? खेलेगा नहीं? खेलना क्या है? अरे बन मत। मैं पूछता हूं यहां बन कौन रहा है? मैं रोज आकर तुम्हारे साथ शतरंज खेलूं और मोहल्ले भर के लोग मुझ पर छीछी करें? नहीं भाई सोमा, ये काम मुझसे ना हो पाएगा। घरवाली अलाउ नहीं करेगी। बच्चे बड़े हो रहे हैं, वे भी भला क्या सोचेंगे? मुझसे ये रासलीला ना होगी भाई। घना, सोमेश का गला चीरते हुए एक कातर चीख निकल पड़ी। ये तो क्या कह रहा है भाई घना? तू पागल हो गया है? अरे ये तो हमारा 20 साल पुराना शौक है, इस पर कौन क्या कह सकता है? वो सब रहने दो, पास्ट इज पास्ट। बल्कि तुम अब से हर दोपहर मेरी बीवी के साथ सांप लूडो खेलने जाना, मैं मना नहीं करूंगा। घनश्याम की आवाज अभिमान से भर आई। साले, विश्वासघाती, स्टूपिड कहीं का, इतनी बार मना किया। सोमेश अब अपने आंसू न रोक सके। उन्होंने पल्लू आंखों तक उठा लिया और छीछी करते हुए निकल गए घनश्याम बाबू। लगभग भाग ही निकले। ठीक उसी समय नीचे जोर से हॉर्न का शोर हुआ। बच्चे आ गए, कहते हुए दौड़ी आई इंद्रानी। साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछ पूरी देह में अपूर्व हलकोरे उठाते हुए खड़े हुए सोमेश, दोस्त से नाता टूट जाने का गम भुलाकर। हाथ में सुलगता सिगार, शरीर पर नारंगी पट्टेदार आंचल, मस्कारा गहन आंखों में अपत्य स्नेह की अमृत धारा। सरप्राइज! बच्चे नहीं जानते कि पापा लौट आए हैं। पापा, पापा, पापा! धपाधप भागते और सीढ़ियों से ही चिल्लाते हुए, उल्लास से नाचते हुए कमरे में दाखिल हुए बंटी, मिंटू, शोंटू। गेट के पास पापा के प्रिय सिगार की गंध पाते ही उनके मन नाच उठे थे। अंतर तक खबर पहुंच चुकी थी। पापा की महक, पापा आ गए हैं। कमरे में दाखिल होते ही स्टैचू, वज्राहत, चुप, निवात, निष्कंप, 3 स्तब्धताएं। तभी 5 बरस का शोंटू रो पड़ा। पापा कहां है? साड़ी का पल्लू संभालते हुए शोंटू को गोद में लेने गए सोमेश, पर वो तो पहले ही भागकर इंद्रानी के घुटनों में मुंह छिपा चुका था। छोटे बेटे को गोद में उठाकर मां ने उंगली से इस ग्लैमरस तरुणी की ओर इशारा किया। वो रहे पापा? नहीं नहीं, वो पापा नहीं है। शोंटू सिसक सिसक कर रोता ही रहा। उसका छोटा शरीर मुड़कर और भी छोटा लगने लगा। बंटी क्लास 8 में पढ़ता है। हाल ही में होठों के ऊपर मूंछों की रेखाएं नजर आने लगी हैं। मिंटू रानी क्लास 6 में पढ़ती हैं। दिखती हैं एक हल्की तितली जैसी। गेट पर पापा के सिगार के परिचित गंध ने उन्हें 3 महीने से लापता पिता के पुनरागमन की खबर दी थी। लेकिन पापा के इजी चेयर में ये कौन आकर बैठा है? पापा कहां है? ये तो छोटी बुआ है, पर जैसे छोटी बुआ भी नहीं, कोई और है। ये कौन है? नेल पॉलिश रंजित 10 उंगलियां बढ़ाकर सोमेश ने मीठे लाड़ के स्वर में पुकारा। छी शोंटू, रोते नहीं बेटा, आओ पास आओ, देखो ना कितनी अच्छी कैडबरी लाई है तुम्हारे लिए। शोंटू हिला नहीं, बंटी भी नहीं। अकेली मिंटू ही कुछ कदम आगे बढ़ी। सोमेश ने पुकारा, हाँ ये देखो, एक और मजेदार सरप्राइज है तुम लोगों के लिए। सोमेश ने पास रखी वैनिटी बैग उठा ली। शोंटू हिला नहीं। जाओ, नजदीक जाओ। इंद्रानी ने अब शोंटू और बंटी दोनों हठी पुत्रों की पीठ पर 2 धक्के मारकर कहा, छी, ये क्या बदतमीजी हो रही है? ऐसा नहीं करते शोंटू बंटू, पापा बुलाए तो जाना पड़ता है। बच्चों के पीछे पीछे घनश्याम बाबू भी न जाने कब वापस लौट आए थे। अब उनकी तरफ सबका ध्यान गया। घनश्याम बाबू ने कहा, जाओ, पापा बुला रहे हैं, ऐसा मत करो, जाओ उनके पास। पापा तो पापा ही हैं, चाहे धोती पहने या साड़ी, पापा पापा ही हैं। जाओ, उनके पास जाओ। पापा पापा ही है मतलब क्या? नेपथ्य से हरिदासी की आवाज आई। पापा थोड़ी ही पुकारेंगे अब, अभी मां कहना पड़ेगा। बाबू, तुम्हारे बच्चे तुम्हें किस नाम से पुकारेंगे? ओहो, क्या कहते हैं मेम साहब, तुम्हारे बच्चे तुम्हें पापा के बदले किस नाम से पुकारेंगे, मेम साहब या मां? कमरे के बाहर से बम बरसाने लगी हरिदासी। सोमेश को याद आया कि जॉन मॉरिस जब जैन मॉरिस बने तब उनकी भी सयानी संतति थी। जैन के साथ उनके घर परिवार के संबंध तो जरा भी नहीं बिगड़े।
संपर्क हो या उष्णता, किसी मामले में कोई कमी नहीं रही। लेकिन जैन के बच्चे अब उन्हें किस नाम से पुकारते हैं? जैन या डैडी? आत्मकथा में क्या इसका उल्लेख नहीं था? सोचते सोचते सोमेश की नाक पर पसीना चमक उठा। वे नाक पोंछने लगे। तब भी कुछ याद नहीं आया। शोंटू ने अब अकड़ते हुए स्पष्ट स्वर में कहा, नहीं, पापा के पास नहीं जाऊंगा। बंटी ने कुछ भी न कहा, बस टेबल के उस पार से पापा को देखता रहा। हाथ में वैनिटी बैग, कलाई पर सोने की बाला, उंगलियों के बीच सुलगता हवाना सिगार, धोने खाली की नारंगी पट्टेदार साड़ी, माथे पर मैचिंग कुमकुम की बिंदी, प्लग की हुई त्योरियां, मस्कारा लगे नेत्र पल्लव, स्लीवलेस ब्लाउज, गोरा पेट। बंटी ने जोर से आंखें मींच ली। होठों में शिकन पड़ी। बंटी हिला नहीं। केवल मिंटू एक और कदम आगे बढ़ी। मां से पूछा, बापिया ने ये कौन सा परफ्यूम लगाया है मां? कितनी मीठी सुगंध है। मिंटू हमेशा से ही खूब बनती थी, पक्की बाप की लाडली रही। पापा न कहकर वो बापिया की पुकार उसने खुद ही बना ली थी। हरिदासी नाश्ते की ट्रे लेकर कमरे में घुस रही थी। चौखट पर थमकर उसने बिना दांत की हंसी हंस दी, जैसे उसके दिव्य कर्ण खुल चुके हों। ऐसी उज्जवल मुस्कान के साथ सिर कंधे की ओर झुकाकर बोली, वाह, अच्छा खासा हल निकल गया। बापिया, मिंटू रानी का ये नाम ही सबसे अच्छा जच रहा है। बापिया, जाओ बेटा जाओ। शोंटू बाबू, मिंटू रानी, बंटू बाबू के पास जाओ बच्चों। ऐसा नहीं करते, बापिया जब बुलाए तो जाना पड़ता है, आखिर बाप जो ठहरे।